नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। वीआईपी सुरक्षा हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। अब तो सुरक्षा को लेकर यह हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी सुरक्षा भी उसके अपनों को ही मिलेगी। हालातों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि सुरक्षा को एक मजाक बना दिया गया है। वीआईपी सुरक्षा का एक मकसद होता है, एक मतलब होता है, मगर जिस तरह से वीआईपी सुरक्षा को लेकर स्थिति बनी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विवादित बयान देने वालों को वीआईपी सुरक्षा मिलना आसान हो गया है। अगर आपको वीआईपी सुरक्षा चाहिए तो दे दीजिए एक विवादित बयान, या फिर कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए और मिल जाए वीआईपी सुरक्षा। एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब जब केंद्र में नई सरकार बनी है, वीआईपी सुरक्षा पर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि सरकारें अक्सर अपने चहेतों को वीआईपी सुरक्षा प्रदान करती आई हैं, जो कि गलत है। जिस भी पार्टी की केंद्र में सरकार आती है, वो पुरानी सरकार द्वारा लोगों को दी गई सुरक्षा को हटाने का काम करती है और अपनों को वीआईपी सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की जाती है। मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली की सभा में एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर इतना हंगामा मचा कि साध्वी को माफी मांगनी पड़ी। मगर उसी सरकार ने साध्वी को अब वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी है। इसके पीछे एक वजह पुरानी राजनीतिक रंजिश को बताया जा रहा है। पिछले साल जून में उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस घटना में उनका गार्ड घायल हो गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बाद अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। एक सभा के दौरान तृणमूल के एक कार्यकर्ता ने अभिषेक को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद से अभिषेक की सुरक्षा बढ़ाई गई है। महंत नृत्य गोपाल दास को वाई ग्रेड सुरक्षा दी गई है। साल 2011 में उन पर कुछ अनजान लोगों ने हमला किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए गोपाल दास को वीआईपी सुरक्षा मिली है। केंद्र सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को Z स्तर की वीआईपी सुरक्षा दी है। सरकार का मानना है कि बाबा को अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से जान का खतरा है। आतंकियों से खतरे को देखते हुए जमीयत उलमा ए हिंद के महासचिव महमूद मदनी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि सुरक्षा तो 2008 में दी गई थी, लेकिन सुरक्षा पर सवाल तब ज्यादा उठने लगे जब मदनी अहमदाबाद गए। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम की जान के खतरे को देखते हुए इन्हें भी Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार के फैसले से जाहिर होता है कि विवादों से जुड़े लोगों को सुरक्षा की जरूरत ज्यादा होती है, भले ही वो किसी भी पद पर हो या ना हो। अगर इन वीआईपी सुरक्षा पाने वालों की बात की जाए तो इनकी अपनी एक अलग अहमियत और अहमियत के हिसाब से ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बांटी जा रही है वो इन वीआईपी सुरक्षा की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे और किन हालातों में मिलती है वीआईपी सुरक्षा और किन किन श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। सुरक्षा की श्रेणियां। एसपीजी सुरक्षा। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ये 6 महीने तक रहती है। इसके अलावा विशेष कानूनी प्रावधान के जरिए ये सुविधा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं उनके परिजनों को अनिश्चित काल के लिए दी गई है। Z+ श्रेणी। ये उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा है। Z+ में 36 बेहतरीन जवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। मार्शल आर्ट प्रशिक्षित जवान बिना हथियार के भी दुश्मन से लड़ने में सक्षम होते हैं। ये अत्याधुनिक MP5 बंदूकों एवं संचार के साधनों से भी लैस होते हैं। सुरक्षा काफिले में जैमर, रोड ओपनिंग वाहन आदि भी दिए जाते हैं।
अभी 24 लोग ये सुविधा ले रहे हैं, जिनमें से 17 को एनएसजी और 7 को CISF ये सुविधा दे रहा है। Z श्रेणी, जिस मामले में खतरे का आकलन Z+ से थोड़ा कम होता है, उन्हें Z श्रेणी की सुविधा दी जाती है। अभी नवीन जिंदल, ब्रजेश पाठक, अमर सिंह समेत 38 लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। इसमें CISF, ITBP, BSF या दिल्ली पुलिस के 28 जवान तैनात रहते हैं। Y श्रेणी, ये तीसरे स्तर की सुविधा है, जिसमें 11 जवान रहते हैं। पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी सुरक्षा पा रहे लोगों की संख्या सैकड़ों में है। X श्रेणी, चौथी श्रेणी की सुरक्षा में 2 जवान रहते हैं, जो आमतौर पर राज्य पुलिस बलों से ही लिए जाते हैं। इन्हें PSO कहा जाता है। ऐसी सुरक्षा ले रहे लोगों की संख्या हजारों में है। कैसे मिलती है VIP सुरक्षा? किसी राजनीतिक या विशिष्ट व्यक्ति को VIP सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद होता है। 4 श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसे Z+, Z, Y और X श्रेणी कहा जाता है। खतरे के आधार पर VIP सुरक्षा पाने वाला मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, सिनेमा का कलाकार, साधु संत या कोई भी हो सकता है। खतरा होने पर सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा हासिल करने के लिए सुरक्षा की मांग करने वाले को संभावित खतरा बताकर सरकार के समक्ष आवेदन करना होता है। ये आवेदन उस स्थान पर करना होगा जहां वो रहता है। सबसे पहले राज्य सरकार इस मुद्दे को लेती है और व्यक्ति द्वारा बताए खतरे के आकलन पर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी पुष्टि होने पर राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति ये तय करती है कि उसे संभावित खतरे के मद्देनजर किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दिया जाता है। दिल्ली में रहने वाले सीधे गृह मंत्रालय को आवेदन करते हैं, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था का मसला सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति खुफिया रिपोर्ट पर तय करती है कि किस व्यक्ति को कितना खतरा है और उसे किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। नेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। वाकई में वीआईपी सुरक्षा का एक मकसद होता है, एक मतलब होता है, मगर जिस तरीके से वीआईपी सुरक्षा को लेकर हालात देश में बने हुए, वाकई में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी जा रही है, जहां पर एक ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि वाकई में वो सुरक्षा के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि अब देखने को ये मिल रहा है कि जो जितना बड़ा विवादित बयान दे रहा है उसको सुरक्षा दी जा रही है। पहले विवादित बयान देते हैं, देश का माहौल खराब होता है, राजनीति होती है और फिर ये सीन देखने को मिलता है कि उनको सुरक्षा दे दी गई है। यानी कि सुरक्षा की जो प्रतिष्ठा है क्या इतनी कम वाकई में हो चुकी है और ऐसा क्यों हो रहा है। और एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि केंद्र में जब कभी भी जिसकी भी सरकार आई है उसने अपनों को सुरक्षा देने की हमेशा से कोशिश की है, आखिर ऐसा सुरक्षा के नाम पर क्यों हो रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी मौजूद हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक संपादक हमारे मनोज वर्मा जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, पहला सवाल यही है कि जो वीआईपी सुरक्षा को लेकर ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है और जिस तरीके से वीआईपी सुरक्षा बांटी जा रही है, कितना सही है ये? देखिए, वीआईपी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल इस देश में उठते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया था, वहां भी इस बात पे सवाल जवाब सरकार से हुआ था। दरअसल सच्चाई तो ये कि इस देश में सुरक्षा जो है वो स्टेटस सिंबल बन गई है, खासतौर से नेताओं के लिए। और जब हम देखते हैं कि कोई सरकार एक अपने मंत्रियों को, अपने खास परिजनों को सारे नियमों को ताक पर रखकर एक अनजान सा खतरा बताकर सुविधा दे देती है, तो दूसरी सरकारें भी ये सब करने लगती हैं। सच ये है कि इस देश में सुरक्षा को सरकार ने ही एक मजाक बना दिया है और इसे स्वीकार करने में मुझे लगता है किसी को हर्ज भी नहीं है, कोई संकोच भी नहीं करेगा उसको स्वीकार करने में। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से सीमा पार से आतंकवाद का खतरा है और जिस प्रकार से देश में कट्टरपंथ सर उठा रहा है, उसे देखते हुए इस चीज को हल्के ढंग से भी नहीं लिया जा सकता, चाहे वो निरंजना ज्योति का मामला हो या बाबा रामदेव का मामला हो। ये ठीक है, निरंजना ज्योति ने एक विवादित बयान दिया था, लेकिन ये भी ठीक है कि उन पर ऊपर एक कातलाना हमला पहले हो चुका है।
तो लिहाजा ये सच है कि जो आप कह रही हैं कि सवाल उठते रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठते रहे हैं। जी मुकेश जी, क्या कहना है आपका वीआईपी सुरक्षा को लेकर? देखिए, अभी साथी ने बताया, ये काफ़ी हद तक पुरानी सरकारों के टाइम पे सच रहा है कि इस तरह की परिस्थिति रही है कि जिसकी सुरक्षा में गार्ड या कमांडो ज़्यादा है वो उतना बड़ा नेता माना जाता रहा है। लेकिन इस सरकार के आते ही मोदी जी ने ये इस बात को कहा था कि भाई हम सरकार के खर्चे कम करेंगे और ये जो अननेसेसरी सुरक्षा दी जाती है इसको हम कम करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये अभी जो सुरक्षा दी गई है इसके बारे में जो है, ये एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, और ये जहाँ से भी सुरक्षा एजेंसियों से जो भी इनपुट मिलता है उसके बाद एनालिसिस करने के बाद सुरक्षा दी जाती है। इसमें ना तो कोई बयान का कोई लेना देना है, ना कोई किसी नेता की व्यक्तित्व का लेना देना है। ये तो कहीं से इनपुट आई होगी, उसको एनालिसिस जाके किया होगा और उसके बाद सरकार ने सोचा होगा, समझा होगा, उसके बाद सुरक्षा दी गई होगी। जहां तक पुरानी सरकारों का है, उन्होंने सचिन पायलट, मनीष तिवारी, बेनी प्रसाद वर्मा, नवीन जिंदल, अनिरुद्ध बहल, अनेक रॉबर्ट बडेरा, पता नहीं कितने लोगों को किस तरह से सुरक्षा दी गई थी। लेकिन इस सरकार का ये कमिटमेंट है कि पारदर्शी तरीके से सुरक्षा दी जाए, उसका पब्लिक को पता हो। आगे इसमें कदम भी उठाए जा रहे हैं, आगे और कदम उठाए जाएंगे। पिछली सरकार ने सुरक्षा बांटी, आपने सवाल खड़े कर दिए, अब आप अपनों को सुरक्षा बांट रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हम सुरक्षा बांट नहीं रहे हैं, सुरक्षा बिल्कुल। तो ऐसे तो ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर पिछली सरकार ने सुरक्षा बांटी है तो उन्होंने जिन जिन को सुरक्षा दी वहां पर भी कुछ ना कुछ। आप देखिए ना, रॉबर्ट बडेरा जी को कहां से थ्रेट मिल सकती है, किसकी थ्रेट हो गई? दूसरे सचिन पायलट, मनीष तिवारी, इन लोगों की क्या, इन लोगों को क्या थ्रेट? बाबा रामदेव को सुरक्षा बाबा रामदेव का क्यों खतरा? और बिल्कुल बाबा रामदेव जी का योगदान इस देश की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में जितना, विकास में जितना है, उसके हिसाब से तो उनको सुरक्षा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन वो करोड़ों लोगों के बीच में जाते हैं, करोड़ों लोगों की बात करते हैं योगा के माध्यम से, समाज सुधारक के तौर पे, लेकिन उनको तो सुरक्षा अब दी गई है। उनको तो कांग्रेस पिछली गवर्नमेंट ने रात को डंडे मार के भगाया है। इसलिए दी गई है कि वो बीजेपी के सपोर्ट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी के तो पूरी काफी लोगों ने समर्थन किया, जनता ने समर्थन किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता नहीं है किसी योग गुरु को इस तरीके से धमकियां कोई देगा? बिल्कुल मिली होंगी, बिल्कुल मिली होंगी, ऐसा इनपुट जरूर आया होगा सरकार के पास। चलिए ठीक है, प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, आपने सुना, क्या मत है आपका इस पर? देखिए, आम जनता में तो ये धारणा बनती है कि राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ लाभ के लिए इस तरह की सुरक्षा देती हैं, और पिछली सरकार में तो बहुत सारे केसेस अभी वाजपेयी जी ने गिनाए, और आज की सरकार में भी जो हुआ है, तो एक परसेप्शन यही बन रहा है कि अगर निरंजन ज्योति को और इन लोगों को इस तरह सुरक्षा दी जाए तो शायद ये राजनीतिक रंग इसके ऊपर चढ़ता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से रामदेव जी के केस में और निरंजन के केस में भी, देखिए रामदेव का तो इस देश के विकास में, इस देश के सांस्कृतिक उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए, ये उनके प्रयत्न का ही फल है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला के रख दिया है, और 21 जून अब हर साल सारी दुनिया में योगा दिवस मनाया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि उनके जीवन का, उनके लाइफ पर खतरा बना रहा है। और आपने देखा पीछे जो रामलीला मैदान में हुआ था, पिछली सरकार के बीच में उनको जान से मारने की कोशिश की है और सब कुछ हो गया था। ठीक है, और वो परसेप्शन आपने रामदेव की बात कही तो मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ क्योंकि पीछे ना छूट जाऊं। जब तक रामदेव योगा तक सीमित थे जी, क्या उनको धमकियां मिली? आपको लगता नहीं कि जब से वो पॉलिटिक्स में, राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए हैं, तब से उनके ऊपर ये खतरा मंडराने लगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता। इसलिए भी देखिए, जब उन्होंने काले धन की बात की तब भी उनके ऊपर खतरे का परसेप्शन था। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राजनीति में आ गए थे इसलिए हुआ। योगा के गुरु थे, योगा का विरोध भी तो एक सेक्शन है जो इस देश में करता है, या और मजहब के लोग हैं जो नहीं चाहते। तो उनके ऊपर तो ये थ्रेट का परसेप्शन हमेशा ही रहा है। ये आरोप भी रामदेव पर लग रहा है कि जब यूपी की सरकार थी तो काले धन को लेकर उन्होंने बहुत आवाज बुलंद की, और अब उनकी उस तरीके से आवाज बुलंद नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। ये आरोप लग रहा है रामदेव पर। वो तो ठीक है, वो जो आरोप जो लग रहे हैं वो उसका अपना औचित्य है। वो क्यों उतना नहीं बोल रहे हैं उस मामले को लेकर जितना पहले बोला करते थे। लेकिन जहाँ तक हम सवाल, तो आज जो बहस हमारा इस विषय पर है कि उनकी सुरक्षा जो दी गई सरकार की ओर से, क्या वो जायज़ थी? तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सरकार ने कोई नाजायज़ काम नहीं किया।
और निरंजन ज्योति का भी जहाँ तक सवाल है, आपने अभी देखा उसमें कि इनके जीवन पर, इनके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है और परसेप्शन यही है कि इनके ऊपर खतरा है। बाकी रहा कि सिर्फ निरंजन ज्योति को अगर अलग करके देखा जाए इसलिए कि वो किसी खास मजहब को या किसी खास धर्म से संबंध रखती हैं, तो मेरे ख्याल से इस देश में तमाम धर्मगुरु या धर्म प्रचारक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की सुरक्षा मिली हुई है। वो ईसाई भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो हिंदू भी हैं, वो और धर्मावलंबी भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसको धर्म के मामले से जोड़ के देखना चाहिए कि उन्होंने कोई बयान ऐसा दे दिया धर्म का यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। नहीं, मुद्दा इसलिए नहीं क्योंकि जो जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया। उस बयान के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी और सरकार ने भी लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत था। तो ये सब होने के बाद भी अगर उनकी लाइफ पर खतरा है और वो एक पार्लियामेंटेरियन है और जितने भी विधायक होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं या राज्य विधानसभाओं के मेंबर होते हैं, एक नियम के तहत इन लोगों को सुरक्षा दी जाती है और उसका आकलन किया जाता है। अगर उस आकलन के बाद ये सुरक्षा दी गई है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नाजायज़ काम सरकार ने किया। ठीक है मनोज जी, क्या ये बात सच नहीं है कि जिसकी सरकार केंद्र में आई है उसने सबसे पहले इसी पर काम किया है कि चलिए पहले लिस्ट बनाते हैं कि पिछली सरकार ने किस किस को सुरक्षा प्रदान की, उसके बाद अब अपनों की लिस्ट बनाते हैं कि अब किस किस को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा आमतौर पे नहीं होता। हाँ, कह सकते हैं कुछ समय पहले तक ऐसा होता था। बात राजनेता तो चलिए बदनाम है स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। मैं तो कई ऐसे पत्रकारों को, संपादकों को जानता हूं जो सिर्फ सुरक्षा मिल जाए इसलिए उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रची हैं। अगर इसकी फाइल भी खुल जाए, पुरानी फाइलें पड़ी हैं, ये मैं ऐसी नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड पे है सब, ये कोर्ट में बात उठी है कि साहब फलाने पत्रकार को नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, किस आधार पर उसने सुरक्षा ले ली। एक कंपनी का मामला आसाम में था, मियां बीवी दोनों लड़े, दोनों पत्रकार थे, पत्नी ने पति पे आरोप लगाया, पति ने पत्नी पे लगाया, अब दोनों ने सुरक्षा ले ली। तो इस देश में तो खेल जो रचा गया है, दरअसल सुरक्षा जो है वो स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन गई है और उसे पाने के लिए केवल नेता ही नहीं, पत्रकार, कलाकार, जिसको जहां मौका मिलता है वो उसे हथियाने के लिए जुगाड़ फिट करने में लग जाता है। ये कड़वा सच है जिसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है जो बहस होती है कि देश पर आतंकवाद का खतरा है और स्टेटस सिंबल को बनाए रखने के लिए नेता ही नहीं और दूसरे नागरिक भी जो हैं, जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, वो भी इस प्रकार की साजिश रचते हैं, इस प्रकार की षड्यंत्र रचते हैं या मैं कहूँगा जोड़ तोड़ करते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिल जाए। होना ये चाहिए कि सुरक्षा जनता के लिए हो जी। हमने, और इसको मैं नकार भी नहीं सकता कि इस देश ने अपने दो प्रधानमंत्री जो हैं वो आतंकवाद पे वो हो गए, मारे गए, आतंकवादी हादसों में, घटनाओं में मारे गए। लिहाजा ये इसको आप नंगा नहीं कर सकते कि फलाने नेता को क्यों दे दी गई। हो सकता बाबा रामदेव पे पहले हमला हो जाए फिर हम देंगे क्या? बाबा रामदेव इस देश की एक शख्सियत है। निरंजना ज्योति को जो सुरक्षा मिली है वो मंत्री हैं और मंत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसको ये कहना कि साहब ने विवादित बयान था इसलिए दे दी गई, तो भाई ये भी तो बात करो कि उन पर कातिलाना हमला हुआ, उसे कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए केवल इसलिए कि निरंजना ज्योति पिछली जाति से आती हैं। ठीक है, आपकी इस बात को मान लेते हैं, मगर जो दूसरी बात आपने कही कि आसान हो गया है बहुत ज्यादा ऐसी सुरक्षा को पाना, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या उनको दिखाई नहीं देता जो सुरक्षा बांट रहे हैं कि क्या केस है, कैसे लोग हैं, किस तरीके से दी जा रही है, आखिर क्यों मजाक बना दिया गया है? देखिए, सुरक्षा को देना और उसे प्राप्त करने में बड़ा महीन अंतर है। आज मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं या मैं नेता हूं, मैं अगर अपने ऊपर एक झूठा हमला करा लेता हूं तो क्या सरकार उसे ये कहेगी ना झूठा हमला था इसलिए नहीं देंगे? हो सकता सच में हमला हो जाए। तो सरकार, देखिए, नागरिक, सरकार ये समझती है कि नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनता हो। ये तो जो नेता और आम जनता उनको सोचना पड़ेगा ना कि हम जिस सुरक्षा को पाने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं क्या वो उचित है, क्या वो हमें पानी चाहिए, क्या हम स्टेटस सिंबल के लिए ये पाएं? ये तो हम सभी को सोचना पड़ेगा, केवल सरकार का ही काम नहीं है। सरकार तो ये भी देखेगी, मान लीजिए कल को नक्सलियों ने हमला कर दिया, फिर उसे कौन कहेगा? लोग कहेंगे साहब देखिए हमने सुरक्षा मांगी थी, हमको दी नहीं। तो इस तरह की जो बातें होती है वो सरकार को फेस करनी पड़ती है। सरकार किसी की जान का जोखिम नहीं ले सकती है, इसलिए सरकार ना चाहते हुए भी उसे सुरक्षा देती है। जी मुकेश जी,
अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि सुरक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। वाकई में जहां पर एक सुरक्षा मायने रखती है अपने आप में और इस तरीके से नहीं दिया जा सकता, लेकिन है ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा की जाए, मगर दुरुपयोग जिस तरीके से हो रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको रोका जाए? देखिए, मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक आम परसेप्शन ये बना हुआ था कि सुरक्षा एक स्टेटस सिंबल बनी हुई थी, लेकिन हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद इस परसेप्शन में बदलाव आया है। ये इसके मैं 3 आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है बॉर्डर पे। एक उनकी आतंकवादियों की नाव इंटरसेप्ट की गई गुजरात के सी में और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। तो ये कहना कि सिर्फ नेताओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, हर जगह सुरक्षा की जहाँ ज़रूरत है, जिस स्टेज की ज़रूरत है, जिस जगह पे ज़रूरत है, वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। पीछे की सरकारों में क्या हुआ, पीछे के टाइम में क्या हुआ, ये अलग चीज़ है, अलग विषय है। आज का विषय सिर्फ इतना है कि जो सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही वो क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसा मनोज जी ने कहा कि क्या हम रामदेव जी को सुरक्षा उस समय दें जब उन पर हमला हो जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा देना जरूरी था। जरूरी देने की वजह से ही सुरक्षा दी जा रही है, ना कि किसी का व्यक्तित्व देख के। ना रामदेव जी कोई बीजेपी के में तो कोई मेंबर है नहीं, या किसी राजनीतिक पार्टी के तो मेंबर है नहीं, लेकिन ना तो किसी का व्यक्तित्व देखा जा रहा है, ना किसी व्यक्ति की कोई चीज़ देखी जा रही, सिर्फ ये देखा जा रहा है क्या उसको जरूरत है, अगर है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, आपने मनोज जी की बातों से सहमत करके आगे बढ़ा दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो दुरुपयोग हो रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको रोका जाए, कि उसको देखा जाए, बिल्कुल, जांचा जाए, परखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा नहीं, दुरुपयोग हो रहा था। और इसीलिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने कमेटी गठित की है जो कि इस सारी बातों को लेकर आगे एक बहुत नीति लेकर आने वाली सुरक्षा के विषय पे। और मोदी जी ने आते के साथ ही ये बोला था कि जितने भी इस तरह के खर्चे हैं, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो और कैबिनेट उसमें हो, उसमें कमी लाई जाएगी और इसमें कदम उठा लिए गए हैं, कमी करनी शुरू कर दी गई है। लेकिन सुरक्षा एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप बहुत जल्दी एकदम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो आपको हर चीज़ देखकर ही निर्णय लेना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, उसके बाद में सुरक्षा नहीं दी गई, ये एलिगेशन लगने लगे। इसलिए सुरक्षा के विषय को बड़ा सेंसिटिव विषय है, उसको काफ़ी सोच समझ के एनालिसिस करने के बाद इस बारे में नीति बनेगी। और आगे चल के आप देखेंगे कि पुरानी गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक नीति ये गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। ठीक है लल्लन प्रसाद जी, ठीक है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए अगर कुछ ऐसा वैसा लगता है, मगर जो इस सुरक्षा का दुरुपयोग हो रहा है, यह भी तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की, किसको रोका जाए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार सक्रिय है इस मामले में। देखिए, जिन लोगों को फिजूल में सुरक्षा दी गई थी पिछली सरकार में, उनके केसेस खोले जा रहे हैं। अब उसको आप यूँ कहें कि ये राजनीतिक मसला है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ मामलों में हो सकता है राजनीतिक मसला भी हो, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें ये बहुत जेन्युइन होना चाहिए। अब जैसे रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को सुरक्षा देने की क्या बात थी, किस वजह पर, या ऐसे कौन से कारण थे कि उनके ऊपर बहुत खतरा हो गया था और उनको सरकार की ओर से इतना पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए? तो जो मामले इस तरह के पुराने खुल रहे हैं, या मनीष तिवारी का केस ले लीजिए, और जो कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा सरकार कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस में तो सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। बाकी सरकार ने, जो मोदी सरकार ने जिन लोगों को सुरक्षा दी है, अगर कोई पब्लिक परसेप्शन है इसमें कि उनको नहीं देनी चाहिए, तो सरकार को चाहिए कि इस संबंध में अपनी पारदर्शिता दिखाए और बताए कि क्यों इस तरह किया गया। और जिन केसेस में किया गया है, अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सरकार ने बहुत नाजायज़ काम कर दिया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि साध्वी के केस में भी उनके लाइफ पर खतरा हो चुका है और एक आम परसेप्शन है। और इस वक्त चूँकि देश में आतंकवाद का आंतरिक खतरा बना हुआ है, और इस तरह के जो नेता हैं या इस तरह के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या विधानसभा के सदस्य हैं या इस तरह के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके जीवन पर खतरा हो सकता है। और जहां सरकार समझती है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए, वहां उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। मगर एक बात को तो आपने महसूस किया होगा कि ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं, मगर जो सरकारें आई हैं केंद्र में, चाहे यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, कि
सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई गई है कि लिस्ट बनी है और जिन जिन लिस्ट जो पहले एक सरकार दे गई सुरक्षा जिन लोगों को उनकी लिस्ट अलग बनती है, फिर किनको प्रदान किया जाना उनकी लिस्ट अलग बनती है। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है सुरक्षा पर, मगर यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, दुरुपयोग रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की है जिस तरीके से दिखनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो मशीनरी सेटअप की गई है वो थोड़ा बहुत निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें इस तरह के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि जो इसके सारे पहलू देखें। ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से सुरक्षा नहीं दे दी गई, बल्कि वास्तव में खतरे का परसेप्शन है और इसलिए दिया गया, और वो भी वो व्यक्ति देश के लिए। क्योंकि इस सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आज एनडीए की सरकार है केंद्र में, ठीक है, आज इनके जिस तरीके से सुरक्षा मिल रही है, कुछ सालों बाद जब अगर दूसरी सरकार आती है तो वो चेक करेगी कि इनके लोगों को देख, तो वहां सवाल खड़े होंगे कि पिछली सरकार ने तो ऐसे ही बांटी सुरक्षा। तो ये जो परंपरा एक जो शुरू हो रही है वो कई सवाल खड़े कर रही है। हम जानेंगे इसका जवाब ब्रेक के बाद, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अभी से नहीं उठ रहे, सालों से उठ रहे हैं, और सुरक्षा जिस लिहाज पे दी जा रही है उस पर भी सवाल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाकई में इसमें दो राय नहीं है कि सुरक्षा पर सियासत होती आई है और इसी का फायदा लोगों ने उठाया है। वाकई में जिस तरीके से एक इससे भी ये जो सवाल है अछूता नहीं है कि जिस तरीके से सियासत होती आई वो होनी नहीं चाहिए, और अगर सुरक्षा का दुरुपयोग हो रहा है तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आए हैं वो केंद्र में तो इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए, मगर हो नहीं रही है। अगर देश के हालातों की बात करें, आतंकवादी गतिविधियों की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने नागरिकों को अगर कोई संदेह है तो सुरक्षा प्रदान की जाए, बशर्ते इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि इसमें जवान भी लगते हैं, खर्चा भी आता है। और जिस तरीके से एक जो परंपरा की शुरुआत हुई है कि अपने अपनों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर विषय बना हुआ है। मनोज जी, जिस तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई, अब अभिषेक बनर्जी की बात करें जो तृणमूल सांसद हैं, मात्र एक कार्यकर्ता ने उनको शायद थप्पड़ मारने की कोशिश की, वार करने की कोशिश की, अब क्या ये आधार है सुरक्षा प्रदान करने का? नहीं, अब इसमें क्या कह सकते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, थप्पड़ पड़ा, सुरक्षा दे दी। अब दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कई थप्पड़ खाए, फिर उन्होंने सुरक्षा ले ली। तो अब नेता थप्पड़ खाएं फिर सुरक्षा ले लें, इसमें तो भाई हो सकता है जान को भी खतरा हो सकता है, तो इसमें कोई आलोचना तो कर नहीं सकता कि सुरक्षा क्यों दी। अब ये तो पब्लिक को देखना है कि थप्पड़ खाया, सुरक्षा क्यों ले ली। तो ये कोई आधार नहीं हुए, लेकिन थप्पड़ दे दी, बयान दे दिया, उसके आधार पर सुरक्षा मिल गई, तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के भतीजे के मामले में और निरंजना ज्योति के मामले में दोनों में अंतर है जी। वो उनका भतीजा है, निरंजना ज्योति भारत सरकार की मंत्री हैं, भारत सरकार की मंत्री हैं, और उनको कट्टरपंथियों से खतरा है, पहले कातिलाना हमला हो चुका है। तो उनके मामले को विवादित बयान से जोड़ के देखना शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभिषेक जो ममता जी के भतीजे हैं, वो थप्पड़ खाया उन्होंने, उसके बाद टीएमसी के लोगों ने शोर मचाया कि साहब इनको सुरक्षा दो क्योंकि ममता जी के भतीजे हैं। ये राजनीति से प्रेरित मुझे मामला लगता है कि साहब ये थप्पड़ वाली जो टीएमसी के नेताओं के साथ हुई, उसमें सुरक्षा की जो राजनीति बंगाल में हो रही है, वो खासतौर से तब जब बंगाल इस्लामिक कट्टरपंथ के हिसाब से सबसे सेंसिटिव स्टेट बन रहा है, लगातार वहां पर विस्फोटक पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी की सरकार जो है, वो अपने भतीजे की चिंता तो कर रही है, लेकिन बंगाल के आम नागरिक की चिंता नहीं कर रही है कि वहां से बम बरामद हो रहे हैं, बंगाल से घुसपैठिए आ रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है बंगाल में, खासतौर से ममता बनर्जी के शासन में जो कुछ हो रहा है। यानी कि कहावत यहाँ पर सच बैठती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये बंगाल में सटीक बैठती है, इसकी लाठी उसकी भैंस, या अपने अपनों को बांटो सुरक्षा। अब अगर ये थप्पड़ किसी और के पड़ा होता तो क्या ममता बनर्जी सुरक्षा सरकार देती उसको? शायद नहीं देती। लेकिन ममता जी के भतीजे हैं, थप्पड़ कैसे उनका पड़ गया, इसलिए सुरक्षा दे दी गई।
फिर वही है कि एक परंपरा की शुरुआत होती है। कल को और राज्य की सरकारें भी कुछ ऐसा ही कर, किसी अंडा पड़ गया, किसी पर चप्पल पड़ गई तो सुरक्षा दे दी गई। मैं विपनेश जी आपको बताऊं कि केंद्र से ज्यादा राज्यों में सुरक्षा के नाम पे खेल होता है। राज्य सरकार ऐसे बांटती है सुरक्षा कर्मचारी कि जैसे ये उनके प्राइवेट गार्ड हो। तो सबसे ज्यादा खेल जो होता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सुरक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीतिक नौटंकीबाजी होती है और इन लोगों ने सुरक्षा को स्टेटस सिंबल बना लिया है। जहां तक केंद्र की बात है, जैसा वाजपेयी जी ने कहा, लल्लन जी ने कहा कि अभी नई सरकार आई है, उसने नए सिरे से समीक्षा की है। कुछ नेताओं की सुरक्षा को वापस लिया गया है, कुछ पत्रकारों की सुरक्षा को भी वापस लिया गया है कि भाई जो पत्रकार थे इनको सुरक्षा की जरूरत क्या थी। बिल्कुल, तो समीक्षा होती रहती है। मैंने जैसा कहा कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक में गया है कि आखिर सरकार सुरक्षा किस हिसाब से देती है, इस पे करोड़ों लाखों रुपए देश से खर्च होते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को खास तौर से जो ममता बनर्जी के शासन में हुआ भतीजे को सुरक्षा देने का, वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, एक सवाल और है कि आपने कहा कि राज्य सरकारें खेल कर रही है, सुरक्षा के नाम पर खेल खेल रही है, तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन पर लगाम लगाई जाए, सवाल पूछे जाए, रिपोर्ट मांगी जाए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं वो एक संघीय ढांचा है हमारा, और जो कानून व्यवस्था का मामला है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो राज्यों का सब्जेक्ट है। ये राज्य सरकार देखेंगी कि अगर फलाना व्यक्ति सुरक्षा मांग रहा है तो क्या वो जरूरी है, और उसी के आधार पे राज्यों की जो सरकारें हैं उनसे जो सूचना मिलती है या उनकी जो जानकारी होती है, उनका जो आकलन होता है, उसी के आधार पे केंद्र सरकार उन राज्यों के नेताओं को भी सुरक्षा देने का फैसला करती है। मेरा मानना यह है कि राज्य सरकारें स्वतः इस बात का फैसला लेती हैं कि उन्हें सुरक्षा कैसे दी जाए। केंद्र सरकार जो है वो अपने स्तर पर फैसला लेती है, और केंद्र सरकार राज्यों की कानून व्यवस्था के मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती। वाकई में जिस तरीके से सुरक्षा के नाम पर खेल हो रहा है, ये कोर्ट को भी समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपत्ति जताई है। जिस तरीके से मुकेश जी यहाँ पर, जिस तरीके से अब अभिषेक जी को थप्पड़ मार दिया गया तो सुरक्षा दे दी गई, कल किसी पर अंडे पड़ते हैं, जिस तरीके से परंपरा ये है कि किसी नेता पर चप्पल फेंक दी, अंडे पड़ गए, जी सुरक्षा को खतरा, उनकी जान को खतरा हो गया, सुरक्षा दे दीजिए, तो क्या इस आधार पर भी सुरक्षा बांटी जाएगी अब? देखिए, बिल्कुल नहीं ना, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना, ये बड़ा एक सेंसिटिव विषय है। अभी अभिषेक को थप्पड़ मारा, सुरक्षा मिल गई, तो क्या यहाँ पे रामदेव जी को सुरक्षा ना दें, या उनका इंतजार करेंगे कभी उनको कुछ हादसा हो जाए उसके बाद सुरक्षा? ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, और इसको जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सोची समझी उसके तहत ही किया जाता है। जैसे कमेटी पे रिपोर्ट आती है या किसी सुरक्षा एजेंसी से कहीं से इनपुट मिलता है, उसके बाद एनालिसिस होता है कि इस व्यक्ति को जरूरत है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको सुरक्षा दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नीति अभी बनना स्टार्ट हुई है, और आगे ठीक है। तो आपके हिसाब से अभिषेक जी को सुरक्षा मिली, वो गलत आपके हिसाब से? देखिए ना, उनको थप्पड़ मारने के बाद ममता जी के भतीजे होने के नाते सुरक्षा मिली है। हमारे यहाँ पे आप बता दीजिए रामदेव जी किसके भतीजे हैं, या किस पार्टी में है, या क्या है? ये ऐसे ये ठीक है, आप पैमाना, जो सुरक्षा का पैमाना एक होना चाहिए कि क्या सुरक्षा की जरूरत इस व्यक्ति को है, क्या इस तरह की इनपुट हमारे पास है कि इसको खतरा है, वो तो जायज बनता है। अब किसी ने अंडा फेंक दिया, उसके बाद उसको सुरक्षा दे दी गई, तो इसमें तो कहीं ना कहीं आशंका लगेगी। आपको आपत्ति लगी, आपने सवाल उठाया? जी, आपने सवाल उठाया इसको लेकर? अभिषेक वाले मैटर में देखिए, ये अभी बताया, मनोज जी ने भी बताया कि ये स्टेट का मैटर है। नहीं, वो मनोज जी बता रहे हैं, आपने मैंने सवाल पूछा है। इसमें केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहां की चीफ मिनिस्टर जिसको चाहे सुरक्षा दे सकती हैं, जिसको चाहे सुरक्षा उसकी वापस ले सकती। इसमें केंद्र कहीं हस्तक्षेप किसी भी रूप में नहीं कर सकता है। जी, लल्लन प्रसाद जी, विपक्षी पार्टियां तो सवाल पूछती हैं, ठीक है, कि सरकार ने कुछ, क्या सरकार के हाथ में अभी एनडीए के हाथ में कमान है देश की? जी। अगर ऐसा वैसा हो रहा है, कुछ ऐसे प्रतिष्ठित चीजों को लेकर, इनको जो सुरक्षा को लेकर एक प्रतिष्ठित सुरक्षा है, और जिस तरीके से देखा जाए, और यहाँ पर थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, और जगह जगह जब नेता जाते हैं ऐसी सभाएं करने, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है बीच में कि कभी अंडा फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ये जो जिस लिहाज से सुरक्षा बांटी गई है, तो क्या यहाँ पर सवाल पूछना जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर ताकत का रुतबा, या फिर ममता बनर्जी अड़ जाएंगी जी, आ जाइए मुकाबला करने के लिए, जिस तरीके से उनका एक रहता है रुतबा? नहीं, देखिए, सारी समस्या तो इसीलिए, जैसे अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आ जाओ, मुझे जो करना वो करूँगा,
तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जो राज्यों से जो संबंध केंद्र के हैं, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान में भी इसके लिए कुछ संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, मुकेश जी ने तो कह दिया कि इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं कर बता रहा हूँ सकती। कि कई राज्यों में देखिए बहुत सारे जो कम्युनल वायलेंसेस हुए, कुछ हुए, तो ये देखा गया कि राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार ने पूरी नहीं की और फिर जब सब कुछ हो गया तो सेंटर को ब्लेम किया जा रहा है। सेंटर से अब सेना भेजने के लिए कहा जा रहा है, सेंटर से BSF मांगा जा रहा है। तो आप किस लिए बैठे हुए हैं अगर आप स्वयं वो काम नहीं कर सकते? कुछ ऐसा प्रावधान संविधान में होना चाहिए कि अगर राज्य सरकार असफल रहती है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में कुछ विशेष अवसरों पर, तो उस वक्त सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए। अभी वो सेंटर के पास पावर नहीं है। सेंटर के पास एकदम से पावर है कि राज्य सरकार को भंग कर सकती है, लेकिन वो तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि पूरे राज्य में इस तरह की व्यापक स्थिति हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं वर्क कर रहा है तो राज्य सरकार भंग की जा सकती तो है। यहाँ पर जवाबदेही बनती है, केंद्र सरकार ये पूछ सकती है कि राज्य में नागरिक सुरक्षित नहीं है और आप मात्र थप्पड़ मार पर अपने भतीजे को सुरक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल बनता है। सवाल तो बनता ही है, लेकिन मुकेश जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई इस पर। सवाल तो बनता ही है और गृह मंत्रालय को इस बारे में एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए राज्य सरकार से और वहाँ के मुख्यमंत्री से कि इस तरह से क्यों हुआ ऐसा, इसके लिए आपने क्या कदम उठाया। मैंने ये स्थिति तो होनी चाहिए, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया कि चूंकि संविधान में संघीय ढांचा है और मुख्यमंत्रियों को पावर्स हैं और उन पावर्स को प्रधानमंत्री अपने आप यूजर्प नहीं कर सकता। उसके लिए तो जब संविधान में कोई संशोधन हो कि इतनी आवश्यकता समझी जाए तब वो सेंटर इंटरवीन करे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितने दिनों से खराब है बिल्कुल। और किस तरह से वो यूपी सरकार चल रही है, लेकिन सेंटर हाथ में हाथ बांध कर बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रही। तो इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए हमारे संविधान में या कानून में। मुझे लगता है मुकेश जी आपको जवाब देना चाहिए, जो कि मैंने सवाल पूछा आप नहीं दिया, आपने उसका मैंने जवाब। आपसे ये कहा कि ये कानून का जो विषय, कानून वाला विषय जो है, इसमें सेंटर डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विरोध कराने की जहां तक बात है, हमारी स्टेट यूनिट विरोध करा रही है इस बात का, लेकिन सरकार की तौर पे कोई भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं है और ना ही कोई सरकार हस्तक्षेप करेगी ये, क्योंकि मैटर जो है स्टेट मैटर है। दूसरी बात, अगर कुछ भी इनपुट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती कहाँ है, विरोध हो रहा है? आपने कहा कि करा रही है, अगर विरोध होता तो दिखाई देता, हमारी दिखाई देता। हमारी या तो आप जिस तरीके से ममता बनर्जी अड़ जाती हैं कि आ जाइए मुकाबला कर लीजिए, क्या रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही है, नागरिक सुरक्षित नहीं है, इधर सुरक्षा बांटी जा रही है भाई भतीजों को, आप केंद्र को क्या ये नजर नहीं आ रहा? क्या जवाबदेही नहीं बनती ममता बनर्जी की? क्या सवाल पूछे उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है और परिवार वालों को सुरक्षा बांटी जा रही है, माथ थप्पड़ जड़ दिया इसलिए? सिर्फ एक अभिषेक बनर्जी की बात नहीं है, वहां पे जो भी कुछ हो रहा है और जो भी हालात बन रहे हैं उन पे हमारी स्टेट यूनिट अच्छी तरह से प्रदर्शन भी कर रही है, विरोध भी दर्ज करा रही है, हर तरह का वहां पे माहौल क्रिएट हो रहा है। ये बात सिर्फ एक छोटी सी अभिषेक बनर्जी वाली बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की हालत निश्चित तौर पे खराब है। वहां पे एक वर्तमान में जो अभी बम विस्फोट के जो वो तार मिले हैं, वह बांग्लादेश से उनका पूरा का पूरा एक लिंक जुड़ा है। फेयर तरीके से काम करना होगा, फेयर तरीके से, बैलेंस रहे, बैलेंस रहे। और खासकर सुरक्षा मनोज के जी आप मुद्दे। कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए ममता जी के भतीजे का थप्पड़ पड़ा, ये गंभीर मामला ममता जी को उस हिसाब से लगता हो कि मेरे भतीजे का थप्पड़ क्यों पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार, भारत सरकार की चिंता ममता बनर्जी के भतीजे का थप्पड़ पड़ा, उससे ज्यादा चिंता यह है कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आ गए हैं और रोज बम फोड़ रहे हैं, बम बना रहे हैं, वो ज्यादा संवेदनशील है उसको लेकर। तो ममता बनर्जी के भतीजे का थप्पड़ पड़ा, यह ममता जी के लिए गंभीर मामला है ज्यादा, लेकिन केंद्र सरकार के लिए नहीं हो सकता। जैसा लल्लन प्रसाद जी ने कहा कि केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। देखिए इसके लिए तो फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार मिले कि वो सीधे दखल दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे जो मामले होते हैं कि थप्पड़ मारने पर सुरक्षा दे दी, या कोई मुख्यमंत्री पहले थप्पड़ खाया, उसने फिर मना करी, फिर सुरक्षा ले ली, ये कुछ विषय जो होते हैं वो राज्यों के होते हैं और केंद्र सरकार के पास बहुत बड़े बड़े विषय हैं। आतंकवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, इस तरह की समस्याओं से जूझना है इस देश को। अब ममता बनर्जी का भतीजे का थप्पड़ पड़ा, सिर्फ यही समस्या तो आई नहीं। ठीक है मनोज जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो सवाल उठ रहे हैं कि नेता जिस तरीके से बयानबाजियां दे रहे हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है, और ऐसी बयानबाजियां करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और देश का माहौल खराब होता है, उस पर सबकी निगाहें रहती हैं। फिर बाद में थोड़े दिन बाद मामला प्रकाश में आता है कि जी जान को खतरा है, वहां से धमकी मिल गई, यहां से धमकी मिल गई, दे दीजिए सुरक्षा। ये कितना सही है?
नहीं, देखिए ये बात तो सही है। मैंने जैसा आपसे कहा कि केवल विवादित बयान की ही बात नहीं है, नेता हो या पत्रकार हो या अभिनेता हो या कलाकार हो, कई लोग इस प्रकार की कलाएं रचते हैं जिससे सुरक्षा मिल जाए और वो 4 सुरक्षा गार्ड लेके जब जनता के बीच से निकले तो लगे हाँ कोई नेता निकल रहा है, स्टेटस सिंबल लगे लोगों को। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन दर्जनों पुलिस कर्मचारी लेके कमांडो लेके निकलते हैं। तो ये बात सच है कि स्टेटस सिंबल कुछ नेताओं के लिए बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इस देश में कुछ नेताओं को ईमानदारी से खतरा भी है। सीमा पार से आतंकवाद का लगातार खतरा उन लोगों को बना हुआ है। इसमें कई देश के नेता हैं और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद ने इस देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जान ली है। इसलिए सुरक्षा देना अपराध नहीं, सुरक्षा दी जाएगी, किसी को खतरा होगा बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जो नौटंकी जो रची जाती है वो गंभीर मामला है। इस पर जरूर लगाम लगानी चाहिए। मुझे लगता है केंद्र सरकार जो नई सरकार बनी है और भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ वो कह भी रहे हैं इस बात को, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को ये इसके मामले में नीति बनाएगी ताकि इसमें पारदर्शिता रहे और ईमानदारी के साथ सुरक्षा मिले। जी मुकेश जी, क्या आपको ये नौटंकी नजर आ रही है या नहीं, या फिर अभी भी आप सहमत हैं बातों से, या फिर जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं और वाकई में बयानबाजी की अगर बात करूं तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? पीएम की बात तो मान नहीं रहे हैं आपके नेता, आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही है जिस पर बवाल हो रहा है। जहां पर सरकार को कहीं और काम करना चाहिए वहां पर आपके नेताओं को चुप कराने में या विवाद को शांत कराने में सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? जो विषय मूल विषय है वो सुरक्षा का विषय किसी स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट दिया उसके बाद सुरक्षा, ऐसा कोई विषय नहीं है। नीति की जहाँ तक बात है तो नीति की बात यह है कि पिछली गवर्नमेंटों ने जो नीति फॉलो करी उस नीति को दोबारा से समीक्षा की जा रही है। और ये जो सुरक्षा दी जाती है ये टेम्परेरी सुरक्षा होती है। इसमें भी 6 महीने बाद समीक्षा होगी कि इनको जरूरत थी है या नहीं है, अब इसको कितनी जरूरत है, किस श्रेणी की जरूरत है, उसमें बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है सुरक्षा। तो ये कोई परमानेंट नहीं देती कि जैसे बडेरा जी को परमानेंट दे दी कि अब जब तक हमारी गवर्नमेंट है आपको सुरक्षा मिलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इनपुट मिली होगी, उस इनपुट को लेके कहीं एनालिसिस हुआ होगा और उसके बाद सुरक्षा दी गई होगी। 6 महीने बाद फिर दोबारा से एनालिसिस किया जाएगा कि सुरक्षा की वाकई में जरूरत है या इसको कम करा जाए या इसको ज्यादा करा जाए। एक नीति की बहुत बड़ी आवश्यकता इस देश को है सुरक्षा के मामले में, जो हमारी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम इस सुरक्षा के विषय को गंभीरता से लेते हुए इसमें एक पारदर्शी नीति बनाएंगे और आपको देखिए वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक जो है माहौल पैदा हो जाएगा सुरक्षा के नाम पर, फिर ये कंफ्यूजन होगी किसको दी जाए किसको ना दी जाए, कहीं गलत हाथों में तो नहीं पहुंच गई सुरक्षा जो लोग फायदा उठा रहे हैं इसका। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी जी को सुरक्षा मिली हुई है और उन पर ये भी आरोप लगा, उन्होंने वाकई में पूछा भी गया, तब वो भड़क गए थे इस बात को लेकर, और ये भी सच है कि जब वो अहमदाबाद गए उसके बाद से सुरक्षा दे दी गई उनको। ये तो बात सच है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मामला धर्म से जोड़ा जा रहा है वो गलत है। अगर देखा जाए तो सभी धर्मों के ऐसे ऐसे विवादित नेता हैं जिनको सुरक्षा दी गई है। सिर्फ साध्वी के केस को अलग से लेकर जो इतना बवाल उठाया जा रहा है वो गलत है और लोगों को भी दिया गया इस तरह से। और जो परसेप्शन चाहे राज्य सरकार का रहा हो चाहे केंद्र सरकार का रहा हो, उसमें उनकी सुरक्षा की बात को ज़्यादा दृष्टि में रखनी चाहिए। और विवादित बयान तो अपनी जगह अलग है, राजनीति में इस तरह के बयान लोग देते जाएं और सारी पार्टियों के लोग भी ऐसे देते हैं। आप एसपी समाजवादी पार्टी को देख लीजिए और पार्टियों को देख लीजिए, ऐसे ऐसे बयान लोगों ने दिए हैं ऐसे ऐसे वक्त चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी, कि उससे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा खतरा होता है। लेकिन ऐसे ऐसे नेता हैं कि जिनको इस तरह की सुरक्षा मिली हुई है राज्यों में भी। और अभी मनोज जी ने ठीक कहा कि वेस्ट बंगाल में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बात यह है कि जो आतंकवाद सीमा पार से वहाँ पर फैल रहा है और जो बंगाल पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था और जो अब आपका बांग्लादेश है, उससे जो लोग यहाँ आए हुए हैं अब आगे बस गए हैं, तो वो जो बवाल मचा रहे हैं तो उसके ऊपर ममता जी का ध्यान नहीं है और भतीजे को थप्पड़ लग गया तो उस पर बहुत बड़ा ध्यान जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। और मैं समझता हूँ कि एक वैल्यू सिस्टम हमारे पॉलिटिशियंस में गिरता इसको सही कौन करेगा? हम और आप चर्चा करते हैं ऐसे विषय को लेकर, ये चर्चा सालों से होती आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, कौन सही करेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? इसके लिए एक पारदर्शी नियम बनना चाहिए
और जिसमें राज्यों की भी भागीदारी हो, उनको भी बैठाया जाए, उनके साथ बात की जाए और इस तरह के नियम बनाए जाएं कि इसका दुरुपयोग न हो। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून बनता है, नियम बनता है, उसका दुरुपयोग बड़े आसानी से होता है। तो अब जो इस नियम का जो दुरुपयोग हो रहा है, पिछले राज्य में हुआ था, पिछले शासन में हुआ था और इस शासन में भी हो सकता है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, मैं समझता हूँ इसके बारे में एक विशद चर्चा होनी चाहिए राजनेताओं में और जो संबंधित लोग हैं। जिस तरीके से संगीत सोम को सुरक्षा दी गई थी, मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, उस मामले में कितना विवाद हुआ था जी, उस केस में क्या कहना है? क्या वाकई में जिस तरीके से उनको उस मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी भी पाया गया था, उसके बाद उनको सुरक्षा दे दी गई, उसके बाद विवाद भी हुआ पूरा, क्या इस तरीके से सुरक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन सही है? संगीत सोम को आप अलग से न देखें, जो वहाँ पर और भी धर्म के नेता लोग थे जिन्होंने इस तरह से भड़काऊ बयान दिए थे और जिनकी वजह से दंगा फैला था, उनको भी सुरक्षा दी गई थी। तो ये सिर्फ सोम को सुरक्षा दी गई ऐसी बात नहीं थी। ये इस बात को मेरा ख्याल है मजहब से ऊपर उठ के अगर देखा जाए कि वास्तविक सुरक्षा का परसेप्शन क्या है और किसको आवश्यकता है, उसे दी जाए। और जो दुर्भाग्य की बात है कि इसको मजहब से जोड़ के देखा जा रहा है, धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है कि साधुओं ने बयान दे दिया तो इसलिए इतना बड़ा बवाल उठ गया, और बहुत से लोगों को जो इस तरह की सुरक्षा दी गई थी उस पर कोई बवाल नहीं उठा। इसके लिए एक पारदर्शी नियम होने चाहिए और केंद्र को और राज्य को मिलकर इस तरह के नियम बनाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। ठीक है। और जैसा मनोज जी ने ठीक कहा कि पहले आमतौर से ये एक बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया था कि हमारे साथ कितने पुलिस वाले और कितने वो सुरक्षा कर्मी, इसमें कोई दो राय नहीं। लाल बत्ती का भी इस तरीके से स्टेटस सिंबल को लेकर इस्तेमाल होता रहा है, अब सुरक्षा को स्टेटस सिंबल बना लिया है, दुर्भाग्य हमारे देश का। हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी मैच्योर हो गई हैं और जनता भी प्रबुद्ध हो रही है। तो इस तरह का जो फ्यूडल सिस्टम रहा है, मैं इसको फ्यूडल सिस्टम इसलिए कहता हूँ कि ये पुरानी मानसिकता की वजह से है कि हमारा स्टेटस बढ़ गया, अगर हमारे साथ जितने लोग और इकट्ठे हो गए, हमारे साथ जितनी फौज आ गई, इतने पुलिस के लोग आ गए और ये चीज़ें हमारी राजनीति से अब हटनी चाहिए जी। और हमको एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। वाकई में नागरिकों को सुरक्षा की जरूरत है, उनकी सुरक्षा के बारे में सरकार पहले सोचे। मनोज जी, मौलाना महमूद मदनी और संगीत सोम, ये दो मामले जिनमें सुरक्षा दी गई, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, मदनी साहब के भी फॉलोवर पूरे देश में हैं और संगीत सोम जी का भी जो मामला है वो सबको मालूम है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ दंगे हुए थे, कम्युनल वायलेंस हुई थी अखिलेश सरकार के कार्यकाल में, उसको लेकर थोड़ा तनातनी हुई थी, खींचतान हुई थी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए थे, अखिलेश सरकार के मंत्री का नाम भी आया था। तो इस तरह की वहां पर चीजें बनी थी। कौन दोषी है कौन नहीं है अभी तो जांच का विषय है, जांच चल रही है, कानून में भी मामला पड़ा हुआ है, जब फैसला आएगा तब पता लगेगा संगीत सोम जी जिम्मेदार है नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति से जुड़ा विषय नहीं है, ये हमें ओवरऑल पूरे बड़े प्रवेश में देखना पड़ेगा कि सुरक्षा का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और सुरक्षा किसके लिए जरूरी है। ये खुद व्यक्ति को भी तय करना पड़ेगा। इसे हम केवल सरकार पे डाल के बस नहीं निकल सकते कि साहब सरकार सबको बांट रही है। भाई, सरकार से मैं सुरक्षा मांगूंगा और सरकार नहीं देगी तो भी सरकार फंसेगी, सरकार देगी तो भी सरकार फंसेगी कि क्यों दी, नहीं दी तो क्यों नहीं दी, तो दोनों सवालों में सरकार फंसेगी। ये मुझको भी तय करना पड़ेगा, एक स्वयं में भी अनुशासन हमको करना पड़ेगा कि क्या मुझे सुरक्षा की वास्तव में जरूरत है। मैंने आपसे जैसा कहा, तमाम पत्र आते हैं गृह मंत्रालय में देश भर से कि हमें फलाने नक्सलवाद से खतरा है, हमें फलाने नेता से खतरा है, राजनीतिक रंजिश होती है, तमाम तरह के ऐसे खतरे लोग बता के सुरक्षा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और केंद्र सरकार के सामने की मजबूरी भी हो जाती है कि भाई अगर इनको सुरक्षा नहीं दी और खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को स्वयं के अनुसार भी ये विवेचना करनी चाहिए कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है। जहां तक मदनी साहब और संगीत सोम का सवाल है तो इन दोनों के विषय अलग अलग हैं। मदनी साहब को 2008 में सुरक्षा प्रदान की गई थी, तब सवालों के घेरे में ये सुरक्षा नहीं थी, मगर जब वो अहमदाबाद का दौरा उन्होंने किया तब ये सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई। देखिए, अब ये तो राजनीति तो होती है साहब, राजनीति से मना नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा किसको दी गई किसको नहीं दी गई, इस पर राजनीति भी होगी। वडेरा जी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं,
एक खास कांग्रेस के प्रथम परिवार के लोगों को जिस प्रकार सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। क्या दूसरे परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है इस प्रकार के? तो जैसा लल्लन जी ने, वाजपेयी जी ने कहा कि सुरक्षा का विषय बहुत संवेदनशील विषय है और इस पे हम ये नहीं कह सकते कि मदनी जी को दे दी गई तो साहब क्यों दे दी गई। अरे मदनी जी के भी फॉलोवर हैं, कुछ बयान दिया होगा, कुछ काम ऐसा कर रहे होंगे जिससे उनके भी दुश्मन होंगे। और जब आदमी सार्वजनिक जीवन में होता है, खासतौर से राजनीति में होता है, तो उसके 10 दोस्त होते हैं तो 2 दुश्मन भी होते हैं। और दुश्मन बार कब करेगा ये नहीं पता। फूलन देवी की हत्या संसद से कुछ किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर कर दी गई, दिन दहाड़े कर दी गई, ये हमने देखा। तो इस प्रकार सुरक्षा के मामले में बहुत संवेदनशील होकर फैसला लेने की जरूरत है। फिर वही सवाल खड़ा होता है मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पत्रकार भी इसका फायदा उठा रहे हैं, आम लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपने हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जांपल दिया, अगर नेता, राजनेता इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो फिर वो लोग क्यों ना उठाएं जब यहां से ही सह मिल रही है? तो देखिए, मैंने एक बात आपसे कही कि इसमें दो बातें हैं। एक व्यक्ति को स्वयं में चिंतन करना पड़ेगा, तब इसमें बदलाव आएगा। या सरकार ऐसे कड़े नियम बना दे, और सरकार ऐसे नियम बनाएगी तब भी विवाद होगा कि सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दी। हमने कई बार देखा संसद में हुआ हंगामा। इसी बार हमने देखा जब मोदी सरकार ने कुछ नेताओं की सुरक्षा घटाई या कम की या वापस ली उनसे, तो सबसे ज्यादा शोर उन लोगों ने मचाया कि साहब हमें सुरक्षा। ये तो हर बार होता है, अगर बीजेपी होती विपक्ष में उसने भी किया शोर, आज कांग्रेस है तो वो कर रही है। अपने अपनों के लिए हर किसी को पीड़ा होती है। इसलिए एक नियम और पारदर्शिता लाने की जरूरत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों से कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लें, और ताकि इस सुरक्षा के नाम पर जो स्टेटस सिंबल की नीति बन गई है वो बदले, और एक गंभीर लोगों को जिन्हें ईमानदारी से जरूरत है उनको सुरक्षा मिले, और खास तौर से नागरिकों को सुरक्षा मिले। मुकेश जी, नेता अगर फायदा उठा रहे हैं किसी भी सुरक्षा को लेकर या किसी और चीज को लेकर, तो बाकी लोग क्यों ना उठाएं? रास्ता तो आप ही दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें जैसा बताया कि ये एक विषय बड़ा संवेदनशील है। इसमें फ़ायदा उठाना या नहीं उठाना ये तो अलग विषय रह जाता है। अगर कोई हादसा हो जाए उस व्यक्ति के साथ और उसको सुरक्षा ना मिली हो, तो फिर ये सरकार पे आक्षेप आएगा कि जी आपने नहीं, ये इस पे हम डिस्कस कर चुके। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि अगर नेता राजनेता फायदा उठा रहे हैं तो फिर और कोई क्यों ना उठाए? रास्ता आप दिखा रहे हैं। जो आप सब फायदा उठाने वाली बात नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर किसी कहीं पे इस तरह की इनपुट मिलती है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कलाकार हो, कोई भी हो, अगर किसी के इस तरह की संज्ञान में कोई सरकार के बात आती है कि इसको खतरा है, तो उसको सुरक्षा देनी चाहिए, और सरकार देती है। लेकिन एक नीति जरूर इस देश को चाहिए, जो सारे सहमति से बैठ के एक नीति बने, जिसपे जैसे आपने देखा अभी काफ़ी बदलाव सरकार कर रही है और विषयों पे भी, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आगे चल के दिखाई पड़ेगा, और एक ठोस पारदर्शी नीति सरकार जरूर बनाएगी इस विषय पे, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील विषय है और इसका कहा नहीं जा सकता कि मिसयूज हो रहा है या इसका यूज हो रहा है। तो इस पे एक नीति बहुत जल्दी चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि पारदर्शिता आए, एक नीति ऐसी बने इसका दुरुपयोग ना हो सुरक्षा को लेकर। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, जो सवाल मैंने इनसे किया, अगर नेता राजनेता इस तरीके से फायदा उठा रहे, क्योंकि जनता देखती है सब कुछ, अगर वो उठा रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो हम क्यों ना उठाएं? फिर बाकी क्यों ना फायदा उठाएं? क्या मात्र नियम कानून जनता के लिए बने हैं, नेताओं के लिए नहीं बने? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हमें पहले से होता आ रहा है ऐसे, और पिछली सरकार में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि नेताओं ने इस तरह के जो सुरक्षा कानून है और इस तरह से जो सुविधा उनको मिलती थी उसका बहुत दुरुपयोग किया है। और अगर वो दुरुपयोग करते हैं तो जाहिर है जो जनता है वो भी करती है, वो भी करना चाहेगी। जो पत्रकार, क्योंकि ये ऐसी सुरक्षा है जिसमें जवान इतनी बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, खर्चा अच्छा खासा आता है, इन पे करोड़ों का खर्चा होता है। ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सब मिसयूज तो इसका हुआ है सिस्टम का, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी है कि अब जो आज सरकार आई है, मैं समझता हूँ कि नीति परिवर्तित हो रही है। आप एक छोटा सा मिसाल मैं दूंगा, देखिए कि मोदी जी ने आते ही सब मंत्रियों को हिदायत दी कि कोई आपका रिश्तेदार या परिवार का आदमी आपका पीए नहीं बन सकता या आपका सेक्रेटरी नहीं बन सकता। आपको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ऐसे लोगों को लेना होगा जो अच्छा प्रशासन कर सके जी। तो ये एक शुरुआत हुई है, और इस तरह की शुरुआत को आगे तक ले जाना है कि राजनीति में भी अगर इस तरह की बात हम करें। पीएम के काम की सराहना हो रही है, मगर जो बाकी निचले स्तर पर लोगों को भी उसी तरीके से सोचना होगा। हाँ, तो अब उसको कहते हैं ना कि अकेला जनाब हार नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और तो लेकिन एक उदाहरण तो प्रस्तुत हो रहा है ना,
और उस उदाहरण को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाली बात है। पीएम को भी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इस मामले में भी। जैसे मैंने कहा कि राज्य के मंत्रियों की मीटिंग बुलाएं इस तरह के मसले पर और उनसे बात करें कि भाई इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो एक वातावरण बनेगा और उस वातावरण को बनाने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब तक इस तरह का वातावरण हम तैयार नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि खाली नियम बना देने से भी स्थिति बदल नहीं जाती। लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। मनोज जी ने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए जब तक ये वैल्यू सिस्टम लोगों पर स्वतः अनुशासन नहीं होगा और लोग स्वतः नहीं इस बात को सोचेंगे कि नहीं जैसे जनता है वैसे हम हैं, तब तक ये बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को अपने स्तर पर तो सोचना है ही, उनको सही और गलत में फर्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, सोचना होगा। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर सुरक्षा का सवाल हो या फिर कोई और मुद्दा हो, जिस सरकार पर जिम्मेदारी बनती है कि पहले अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे तब जाकर बाहर कई प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर सब कुछ अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं एक मैसेज समाज को भी मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार में तमाम ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सुरक्षा के जो सवाल हैं, सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब तक इनका समाधान नहीं निकल सका है। मोदी सरकार कुछ ऐसी नीति बनाए कि सुरक्षा का दुरुपयोग ना हो। इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।